आज हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेल हिंदू के लिए रूल ऑफ सक्सेशन अलग है, फीमेल हिंदू के लिए रूल ऑफ सक्सेशन अलग है। अब एक मेल हिंदू के पास दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, एक प्रॉपर्टी जो उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और दूसरी जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, या फिर ये दोनों। अगर किसी मेल हिंदू के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोपासनरी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में रूल ऑफ सक्सेशन हमें दिए गए हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। यानी कि पहले नोशन पार्टीशन होगा, नोशन पार्टीशन हो जाने के बाद ही 8 से 13 में जो रूल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हम डायरेक्ट आ जाते हैं रूल 8 से लेकर 13 पे, यहाँ पे सेक्शन 6 का कोई रोल नहीं है। वहीं फीमेल हिंदू के रूल ऑफ सक्सेशन हमें दिए गए हैं सेक्शन 15 और 16 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू मेल के लिए रूल ऑफ सक्सेशन क्या होंगे। यानी कि सेक्शन 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 से लेकर 13 तक। यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी किसी मेल हिंदू की, तो वो प्रॉपर्टी पे कौन से रूल ऑफ सक्सेशन और किस तरह से वो अप्लाई होंगे। देखिए, अब एक मेल हिंदू के पास दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, पहली तो एंसेस्ट्रल और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सक्सेशन में जाएगी सेक्शन 6 रेड विथ सेक्शन 8 से लेकर 13 तक, और जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन में जाएगी सेक्शन 8 से लेकर 13 में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग। अब एक हिंदू मेल के पास मान लीजिए उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन से किसी भी XYZ पर्सन को दे सकता है। अब अगर उसने टेस्टामेंट्री सक्सेशन से कर दिया, यानी कि विल बना दी किसी भी पर्सन के फेवर में, तो इस केस में तो सेक्शन 8 से 13 तक का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट उस पर्सन को चली जाएगी अगर वो विल जेन्युइन है। तो इस केस में आएगा इफेक्ट में सेक्शन 30, यानी कि एक पर्सन के पास, एक हिंदू मेल के पास उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसने विल बना दी, तो हमें जाना है सेक्शन 30 पे। अब जो मेन क्वेश्चन रेज होता है, जो कि हमें मेन समझना है, वो है इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट सक्सेशन मतलब एक मेल हिंदू के पास उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि उसने विल नहीं बनाई और बिना विल बनाए हुए ही वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में जो उसकी वो प्रॉपर्टी है, तो उसे हम कहेंगे कि हिंदू मेल डाई हुआ इंटेस्टेट, यानी बिना किसी विल को बनाए हुए। तो इस केस में हमारे इफेक्ट में आते हैं सेक्शन 8 से लेकर 13 तक। अब सेक्शन 8 में ये बात करते हैं कि अगर कोई हिंदू मेल मर जाता है इंटेस्टेट, तो इस केस में जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन से डिवोल्व होगी सबसे पहले क्लास 1 ईयर्स के पास। अगर क्लास 1 ईयर्स नहीं है, अब क्लास 1 और क्लास 2 में कौन कौन से ईयर्स आते हैं, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद एक शेड्यूल दिया गया है, उसके अंदर लिस्ट है कि क्लास 1 में कौन फॉल करेगा और क्लास 2 में कौन फॉल करेगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर एक हिंदू मेल की डेथ हुई है इंटेस्टेट, यानी बिना विल बनाए हुए, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी क्लास 1 ईयर्स के पास। अगर क्लास 1 ईयर्स नहीं है तो जाएगी क्लास 2 ईयर्स के पास। क्लास 2 ईयर्स में से कोई भी नहीं है, फिर जाएगी एग्नेट्स के पास। एग्नेट्स में कोई नहीं है, फिर जाएगी कोगनेट्स के पास। कोगनेट्स में भी कोई नहीं है, तो उसके बाद सेक्शन 8 साइलेंट है। अगर कोगनेट नहीं है तो फिर आएंगे हम सेक्शन 29 पे, जो कि डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट से। यानी कि अगर कोगनेट्स भी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी चली जाती है स्टेट के पास। अब सेक्शन 29 में क्या रूल्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये लिस्ट है, सबसे पहले क्लास 1, फिर क्लास 2, यानी अगर क्लास 1 कोई भी नहीं है फिर क्लास 2, क्लास 2 में कोई नहीं है फिर एग्नेट्स, एग्नेट्स में कोई नहीं है कोगनेट्स, और उसके बाद लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट, यानी स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 डील करता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग ईयर्स इन शेड्यूल। यहाँ ये सेक्शन 9 में बात करते हैं कि शेड्यूल में जो भी ईयर्स दिए गए हैं, क्लास 1 भी दिया गया है और क्लास 2 भी दिया गया है, तो इस केस में जो भी क्लास 1 ईयर्स होंगे उनको साइमल्टेनियसली ये प्रॉपर्टी जो है वो सक्सीड हो जाएगी। और अगर क्लास 2 ईयर्स हैं तो क्लास 2 में जो एंट्री 1 है वो प्रेफर करेगी एंट्री 2 से। अगर एंट्री 1 में दिए गए पोर्शन से नहीं है फिर हम आएंगे एंट्री 2 पे, और एंट्री 2 में दिए गए नहीं है फिर हम आएंगे एंट्री 3 पे। अब ये क्या कहता है 9, इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है कि ये ए एक हिंदू मेल है, जब इसकी डेथ होती है तो ये विडो और अपने फादर को छोड़ के गया है, यानी कि जब ए की डेथ हुई तो उसकी विडो अलाइव है और उसके फादर भी अलाइव हैं। अब
अगर आप शेड्यूल में देखें तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो विडो हुई यानी इस ए की जो वाइफ होगी वो क्लास 1 ईयर है, वहीं जो इसके फादर हैं वो क्लास 2 ईयर्स हैं एंट्री 1 के। इस केस में ये क्लास 1 ईयर हो गई, ये क्लास 2 ईयर हो गई। तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो भी ए की प्रॉपर्टी होगी वो सक्सीड करेगी विडो के पास, क्योंकि विडो क्लास 1 में फॉल करती है और फादर क्लास 2 में। और ये जो विडो के पास प्रॉपर्टी जाएगी पूरी की पूरी चली जाएगी। वहीं इसको समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, ए वो एक हिंदू मेल हैं जिनकी डेथ हुई है, इनकी प्रॉपर्टी पे रूल ऑफ सक्सेशन हमने अप्लाई करना है। जो ए हैं जब इनकी डेथ होती है उस टाइम पे इनकी मदर भी अलाइव हैं और इनके फादर भी अलाइव हैं, और इस ए का एक बेटा एस भी अलाइव है। अब इस केस में एस क्लास 1 ईयर है यानी इनका सन क्लास 1 ईयर है, इनके फादर क्लास 2 ईयर्स हैं, इनकी मदर क्लास 1 ईयर्स हैं। तो इस केस में क्लास 2 की एक एंट्री पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्लास 1 के ईयर्स अवेलेबल हैं। क्लास 1 में सन भी है और मदर भी है, तो इस केस में इन दोनों को साइमल्टेनियसली मिलेगा एज पर सेक्शन 9। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इस ए की प्रॉपर्टी है वो हाफ चली जाएगी ए की मदर के पास और हाफ चली जाएगी इनके बेटे एस के पास। वहीं हम समझते हैं इसे एक और एग्जाम्पल पे जहाँ पे हमारे पास कोई क्लास 1 की एंट्री नहीं है, सिर्फ क्लास 2 की एंट्रीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है। जब ए की डेथ होती है तो उस टाइम पे इनके फादर अलाइव हैं और इसके ब्रदर अलाइव हैं। क्लास 2 के अकॉर्डिंग फादर भी क्लास 2 में फॉल करते हैं और ब्रदर भी क्लास 2 में फॉल करते हैं। पर जब आप क्लास 2 की एंट्रीज को देखेंगे तो उसमें फादर एंट्री 1 में आते हैं, ब्रदर एंट्री 2 में आते हैं। तो क्या इस केस में ए की जो प्रॉपर्टी है वो हाफ फादर और हाफ ब्रदर के पास जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 में कहा गया है कि अगर क्लास 2 के ईयर्स हैं तो इस केस में जो एंट्री 1 होगी वो प्रेफर की जाएगी एंट्री 2 पे, यानी कि अगर एंट्री 1 में दिए गए ईयर्स अवेलेबल हैं तो वो एंट्री 2 के ईयर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस केस में एंट्री 1 में फादर हैं और एंट्री 2 में ब्रदर। तो इस केस में ए की जितनी भी वो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इनके फादर के पास सक्सीड हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 8 और सेक्शन 9। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 का मार्जिनल नोट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ईयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। अभी जो हमने सेक्शन 8 पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले क्लास 1 के पास जाएगी, फिर क्लास 2 के, फिर एग्नेट्स के, फिर कॉग्नेट्स के। फिर सेक्शन 9 में कहा गया था कि अगर क्लास 1 में जा रही है तो साइमल्टेनियसली जाएगी और अगर क्लास 2 में जा रही है तो एंट्री 1 प्रेफर करी जाएगी एंट्री 2 से। यहाँ रूल 1 में कहते हैं कि जब सिर्फ क्लास 1 है तो उनके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब उसके लिए इन्होंने 4 रूल्स दिए हैं, उन चारों रूल्स को हम डायग्राम से समझेंगे। फर्स्ट रूल में ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इंटेस्टेट जिसकी डेथ हुई है और उसके बाद जो भी उसके क्लास 1 ईयर्स होंगे उसके अंदर अगर उसकी एक विडो है तो उसको एक अलग शेयर मिलेगा, एक से ज़्यादा विडो हैं तो दोनों को मिलाकर एक शेयर मिलेगा और जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि एक हिंदू मेल की 2 विडो कैसे अलाइव हो सकते हैं, क्योंकि 2 मैरिज करना तो अलाउ ही नहीं है हिंदू के लिए। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट ये 1956 का है और 1956 से पहले एक हिंदू मेल एक से ज़्यादा शादी कर सकता था। तो उसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एक से ज़्यादा अगर विडो हैं तो उन दोनों को मिलाकर एक शेयर जाएगा। कैसे ये कहना चाहते हैं इसको डायरेक्ट से देखते हैं। रूल 1 के अकॉर्डिंग ये कहते हैं द इंटेस्टेट्स विडो इफ देयर आर मोर विडोज देन 1 ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक 1 शेयर। क्या कहना चाहते हैं, मान लीजिए ये पर्सन ए है जिसकी डेथ हुई है और साथ ही हमें यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि जिस भी पर्सन की डेथ होती है फर्स्ट तो हम उसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दूसरा जिस पर्सन की डेथ होती है इसे प्रोपोसिटस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए पर्सन है इसकी डेथ हुई है, ये एक विडो अलाइव है जब इसकी डेथ हुई है, उसके बाद 2 सन अलाइव हैं और एक डॉटर है। तो अब जो ए की प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन क्या होगा, 4 जने हो गए 1 2 3 4, दोनों चारों के चारों क्लास 1 ईयर्स हैं तो इनमें साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी जाएगी 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको और 1/4 इसको। अब जो इन्होंने एक से ज़्यादा विडो की बात की है उसको क्या कहना चाहते हैं उसे समझते हैं। ये एक पर्सन है हिंदू मेल इंटेस्टेट जिसकी डेथ हुई है, जब ये
जब इसकी डेथ हुई उसके बाद इसके 2 सर्वाइविंग सन, एक सर्वाइविंग डॉटर और 2 सर्वाइविंग विडो हैं। इस केस में इसके हिस्से कितने हुए, 1 2 3, 3 बच्चों के और 1 विडो का। तो इस केस में टोटल शेयर हुए 4, 1/4 1/4 1/4। अब एक विडो होती तो उसे 1/4 मिलता, क्योंकि 2 हो गई तो 1/4 ही 2 हिस्सों, तो वो 1/4 ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी 1/4 था, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो आया 1/8। इस विडो 1 का 1/8 और विडो 2 का 1/8। के बाद आ जाइए रूल 2 पे। रूल 2 में कहते हैं द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक 1 शेयर। क्या कहना चाहते हैं कि एक पर्सन जो कि इंटेस्टेट, जिसकी डेथ हो गई, उसकी मदर सर्वाइविंग है, उसका एक बेटा और एक बेटी है, तो इन सब को एक शेयर का इक्वल शेयर मिलेगा। टोटल इसकी प्रॉपर्टी लेट से 1 थी तो 1/3 इसका, 1/3 इसका और 1/3 इसका। ये जो रूल 2 है इसको हम कहते हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा क्या होता है, जब एक प्रॉपर्टी उसकी फर्स्ट जनरेशन में आएगी तो इसे हम कहते हैं पर कैपिटा। जब यहाँ से प्रॉपर्टी आगे जाएगी तो उसे हम कहते हैं पर स्ट्राइप। और पर स्ट्राइप का रूल हमें दिया गया है रूल 3 में। हमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किस रूल में पर कैपिटा का रूल दिया गया है। तो पर कैपिटा का रूल हमें दिया गया है रूल 2 में और पर स्ट्राइप का रूल हमें दिया गया है रूल 3 में। पर स्ट्राइप होता क्या है, जैसे ये ए है, इसकी डेथ हुई, इसके जो ए है इसकी डेथ हुई, इसका ही प्री डिसीज्ड सन था और प्री डिसीज्ड डॉटर थी, मतलब कि उनकी डेथ ए से पहले हो चुकी है। एस के 2 बच्चे हैं, एस 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 डी। डी के 3 बच्चे हैं, डी एस यानी 2 बेटे और 1 बेटी। तो इस केस में ये जो प्री डिसीज्ड सन है, इनकी प्रॉपर्टी जो आगे जाके डिवाइड होगी उसे हम कहते हैं पर स्ट्राइप। तो रूल 3 में हमें दिया गया है पर स्ट्राइप का रूल। रूल 3 में ये कहते हैं द हियर्स इन ब्रांच ऑफ ईच प्री डिसीज्ड सन और ईच प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ इंटेस्टेट शैल टेक बिटवीन दैम 1 शेयर। यानी प्री डिसीज्ड डॉटर का जो पूरा शेयर था एक मान के उसके बच्चों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। उसी के अकॉर्डिंग जो प्री डिसीज्ड सन था उस पर भी ये रूल अप्लाई होगा। उसके बाद रूल 4 में रूल 3 को और क्लियर किया है कि जो भी प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर होंगे उनके जो बच्चे होंगे उनको एक शेयर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये यहाँ कहना चाहते हैं, रूल 4 हमारा इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ए एक पर्सन था, इसकी डेथ हुई, उससे पहले इसका प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड डॉटर थे, यानी एस और डी ए से पहले ही मर चुके हैं। अब अगर ये दोनों जिंदा होते तो ए का शेयर हाफ एस के पास जाता और हाफ डी के पास जाता। अब क्योंकि ये नहीं है, एस का शेयर उसके ईयर्स में चला जाएगा और डी का शेयर उसके ईयर्स में चला जाएगा। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि जो डी का पूरा शेयर है वो इक्वली उसके ईयर्स जो होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा। यही बात की गई है रूल 4 में। आई होप सेक्शन 10 के चारों रूल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ईयर्स इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। 10 में था क्लास 1 में किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, 11 में है कि क्लास 2 में किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ ये सेक्शन 11 में कहना चाहते हैं कि क्लास 2 में जो एंट्री 1 है, पहली बात तो वो प्रेफर दी जाएगी उसे एंट्री 2 से। अगर एंट्री 1 में एक से ज्यादा लोग हैं तो उनमें इक्वली डिवाइड होगा, अगर एक अकेला है तो पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं, इसे समझते हैं डायग्राम से। ये ए पर्सन है जो कि इंटेस्टेट, जिसकी डेथ हो चुकी है। जब इसकी डेथ हुई तो उस टाइम पे एफ यानी इसके फादर और इसके ब्रदर अलाइव थे। एफ यानी इनके फादर क्लास 2 ईयर्स हैं एंट्री 1 के, ब्रदर क्लास 2 ईयर्स हैं एंट्री 2 पे। तो यहाँ पे एंट्री 1 प्रेफर की जाएगी एंट्री 2 पे। अब दूसरा एग्जाम्पल है ए इंटेस्टेट, जो डेथ हो चुकी है जिनकी, ये ए इंटेस्टेट इनकी डेथ हो चुकी है, इनके ब्रदर और इनकी सिस्टर अलाइव। ब्रदर क्लास 2 ईयर है, वहीं सिस्टर भी क्लास 2 ईयर्स है। ब्रदर क्लास 2 एंट्री 2 में ईयर है, सिस्टर क्लास 2 एंट्री 2 में ईयर है। तो इस केस में ए की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि एंट्रीज अलग थी तो पूरी प्रॉपर्टी फादर को मिल गई। यहाँ पे एंट्री सेम है तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वहीं अगर यहाँ पे कोई क्लास 2 एंट्री 1 के ईयर होते तो सारी प्रॉपर्टी उनके पास चली जाती। आई होप सेक्शन 11 भी क्लियर हो गया होगा।